लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिवेरिएंट विजुअलाइजेशन देखे थे, जिसमें हम लोगों ने अ, हर एक फीचर का रिलेशनशिप जो टारगेट क्लास है स्पीसीज नाम की, उसके साथ कैसा है रिलेशनशिप। जैसे हम लोगों ने ये देखा था कि क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैटर्न लेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर सेपल लेंथ के बेसिस पे, या फिर सेपल विड्थ या पेटल विड्थ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें ये पता चला था कि सेटोसा एक ऐसी क्लास थी जिसमें हम क्लासिफिकेशन कर सकते थे विद सिंगल डायमेंशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन की मदद से हम लोग कर सकते थे। बट हमारा जो वर्सी कलर और वर्जीनिका था, वो हमारा क्या था, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा डायमेंशन को और बढ़ाएंगे। अभी एक डायमेंशन लेके चल रहे थे, अब दो डायमेंशन लेके चलेंगे और उसमें कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक, 2D में हम लोग क्या करेंगे, दो फीचर सेलेक्ट करेंगे, दो वेक्टर सेलेक्ट करेंगे। फीचर वेक्टर सारी चीज़ें सेम है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ठीक है, दो फीचर सेलेक्ट करेंगे, उनको प्लॉट करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि दो फीचर के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्कैटर प्लॉट प्लॉट करने जा रहे हैं और उसमें दो फीचर सेलेक्ट कर रहे हैं, एक सेपल लेंथ है और दूसरा सेपल विड्थ। ठीक, इसको हम लोग डेटा फ्रेम जो हम लोगों ने रीड कर रखा था उसी को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम शुरू से पूरा रन करा देते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने और ऐड की हैं कल के सेशन में, जैसे नैन वैल्यू को हैंडल करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड की है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल यूनिवेरिएंट में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेटल विड्थ की मदद से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बट उसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ एक क्लास जो है करेक्टली क्लासीफाई होगी। बट जो हमारी वर्सी कलर और वर्जीनिका है, वो ये दोनों ओवरलैप कर रही हैं सेम पेटल विड्थ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं करीब 1.25 से लेके 1.75 तक जो है हमारे वर्सी कलर और वर्जिनिका ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर पेटल लेंथ सॉरी पेटल विड्थ हमारी अगर 0.75 से कम है, तो उस केस में वो श्योर है कि वो आयरिस सेटोसा होगा। ठीक है, सेटोसा क्लास से बिलोंग करेगा। बट यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। इस केस में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या लेंगे वो हम लोग देखेंगे। सेपल वेट के सेपल लेंथ के केस में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सेपल लेंथ के केस में हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप ना सेटोसा को, ना वर्सी कलर, ना वर्जीनिका को। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2D प्लॉट में क्या हम लोग कर पाएंगे ऐसी चीज़ें। तो पहले हम लोग इसका प्लॉटिंग करते हैं। तो हम लोगों ने स्कैटर प्लॉट किया सेपल लेंथ और सेपल विड्थ। बट यहाँ पर हम लोगों के क्लास वाइज कलर नहीं आ रहे हैं। सारे सारे के सारे जितने पॉइंट्स थे 150 पॉइंट्स थे, टोटल 150 पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं यहाँ पर। सबकी क्या आ रही है, सेपल लेंथ आ रही है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में सेपल विड्थ। टोटल ये पॉइंट कितने हैं, 150। तो सी बॉन्ड की मदद से हम लोग इनको जो है कलरफुल करते हैं कि वर्जीनिका के अलग आ जाएं, सेटोसा और वर्सी कलर के सबके अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग कलर से डिस्प्ले करें। तो फैक्ट ग्रिड अगेन हम लोग यूज़ करेंगे और ह्यू ह्यू को डिफाइन कर देंगे क्या, स्पीसीज की जो कलर होगा वो स्पीसीज के बेसिस पे हमारा डिफाइन होगा। बाकी पीएलटी स्कैटर प्लॉट हम लोग करेंगे सेपल लेंथ सेपल विड्थ पे। ठीक, तो एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग दो डायमेंशन यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो सेटोसा है स्टिल अभी भी क्या है, एकदम अलग दिख रहा है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जब हम लोग कर रहे थे, जब हम लोगों ने सिंगल डायमेंशन यूज़ की थी, तो यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पॉइंट बताना है कि अगर 0.75 से कम है तो सेटोसा है। कोई लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना बताना है कि सेटोसा तब होगा जब हमारा
7.75 से बिलो है क्या चीज़, पेटल विड्थ। ठीक। लेकिन यहाँ इस केस में अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है सेटोसा को अदर क्लास से, तो उस केस में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसकी एक इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एक्स डायरेक्शन में हम कुछ चलेंगे, वाई डायरेक्शन में कुछ चलेंगे, और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जब ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, वो लाइन ही हमारी कहलाती है क्या, मॉडल, ट्रेंड मॉडल। ठीक है। अभी तो सिर्फ हम एक क्लास के लिए बोल रहे हैं, सेटोसा के लिए। एग्जैक्टली सिंगल लाइन अभी नहीं ड्रॉ होगी, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन अगर हम, सॉरी, सिंगल क्लास में क्लासिफिकेशन करना है, सिंगल क्लास मतलब सेटोसा और वर्जिनिका या वर्सिकलर, इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है, तो सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। उस लाइन को ही बोला जाता है ट्रेंड मॉडल। ठीक है। ट्रेंड मॉडल बोला जाता है, कहीं कहीं उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस फंक्शन बोलते हैं। चाहे आप ट्रेंड मॉडल बोलो जो ट्रेंड हो चुका है, ठीक, या फिर बोलोगे क्या, हाइपोथेसिस फंक्शन बोलोगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक। तो जो लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, उसके जो हमारे लेफ्ट साइड में जितने पॉइंट होंगे वो सेटोसा को बताएंगे कि अगर जो भी क्वेरी पॉइंट आया अगर लाइन के लेफ्ट साइड में जा रहा है तो हम बोल देंगे सेटोसा है, अगर राइट साइड में जाएगा तो बोल देंगे या तो वर्जिनिका होगा या तो वर्सिकलर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अभी हमने दो डायमेंशन में कौन कौन सी डायमेंशन ली है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ ली है। ठीक है, दोनों क्या लिया, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ लिया। अब एक काम करते हैं हम, और भी जैसे हम लोगों ने सभी फीचर्स के लिए हम लोगों ने 1D प्लॉटिंग देखी थी, इस बार 2D प्लॉटिंग हम सभी फीचर्स के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, अब की बार पेटल लेंथ, पेटल विड्थ के लिए देख लेते हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि सेपल लेंथ और सेपल विड्थ जब हम लोगों ने ड्रॉ किया था तो वर्जिनिका और वर्सिकलर टोटली मिक्सअप था। कुछ नहीं कह सकते थे कि वर्जिनिका और वर्सिकलर में क्या हम कोई प्लेन, सॉरी प्लेन तो नहीं ड्रॉ कर सकते, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पर सेटोसा तो ऑल भी क्लियर हमारा क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। सेटोसा तो बहुत ही क्लियर सेपरेट हो रहा है। ठीक। और मशीन लर्निंग मॉडल की मॉडल को तभी अच्छा माना जाता है जब सेपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, हर क्लास के बीच में सेपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस केस में हम लोग कह सकते थे हाँ ठीक है सेपरेट हो रहा है, बट इन दो क्लास के बीच में, तीनों क्लास के बीच में सेपरेशन बहुत कम था। बट यहाँ पर देख सकते हैं सेपरेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है। आ, यहाँ पर हम लोगों को लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, अ, ये कह सकते हैं हम लोग कि लाइन ना ड्रॉ करके अगर इफ एल्स कंडीशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं क्या, कि अगर सेपल लेंथ हमारी 2 से छोटी है और साथ ही साथ पेटल विड्थ, सॉरी, पेटल लेंथ हमारी 2 से छोटा, 2 से लेस है, और जो पेटल विड्थ है, पेटल विड्थ हमारी क्या है, 0.75 से लेस है, मतलब एक स्क्वायर यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ठीक। तो अगर इस स्क्वायर के अंदर आता है हमारे पॉइंट, तो वो श्योर है कि वो क्या होगा, हमारा सेटोसा होगा। अगेन वर्जिनिका वर्सी कलर की बात करें तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके की, कई सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं वैसे, कुछ इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक जाए, जैसे ये जो हमारा पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम लोग एक लाइन इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे जिसमें मिनिमम मिस क्लासिफिकेशन हो। मिस क्लासिफिकेशन मतलब यहाँ पर देखो, मिस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर इस लाइन के डाउनवर्ड में कह रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट आता है वो क्या होगा, वर्सी कलर होगा, और अप में आता है तो उसको बोलेंगे वर्जिनिका। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि बिलोंग करते वर्जिनिका से, लेकिन आ रहे हैं किधर, सॉरी, किसमें आ रहे हैं, वर्सी कलर में आ रहे हैं। ठीक है वर्जिनिका के, लेकिन आ रहे हैं वर्सी कलर में। ठीक। तो मशीन लर्निंग मॉडल कभी भी परफेक्ट आंसर नहीं देता, 100% एक्यूरेट आंसर कभी नहीं देता है, कुछ ना कुछ मिस क्लासिफिकेशन जरूर होंगे, ये श्योर है।
100% एक्यूरेसी कभी नहीं हो सकती मशीन लर्निंग मॉडल की, ठीक है। 100% कंडीशनल मॉडल जो होता है, जो कंडीशन बेस्ड लिखे जाते हैं, मतलब श्योर कंडीशन के साथ लिखे जाते हैं, वही दे सकते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता, ठीक। 99% मान सकते हैं लेकिन 100% नहीं देता। तो एक लाइन हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें यहाँ हमारे 4 पॉइंट मिसक्लासीफाई हो रहे हैं, और अपर में भी देखो हमारी ये एक पॉइंट जो है, जो कि बिलोंग करा वर्सिकलर से, लेकिन है किधर, वर्जीनिका, वर्जीनिका से बिलोंग करा, वो वर्जीनिका की तरफ है, ठीक है। और भी बहुत सारी लाइनें हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब 2 पॉइंट इधर मिसक्लासिफिकेशन हो रहे हैं, इधर 3 पॉइंट मिसक्लासीफाई हो रहे हैं। और भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखो इधर 2 पॉइंट मिसक्लासीफाई हो रहे हैं और इधर 1 पॉइंट मिसक्लासीफाई हो रहा है। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट लाइन होगी फिलहाल। और इसके लिए क्या है हमारा, एक या तो ये लाइन और इस तरीके से हम लोग कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है पेटल लेंथ और पेटल विड्थ की मदद से। तो यहाँ पर दो, हमारे हिसाब से दो जो फैक्टर्स हैं या फीचर्स हैं, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, वो सफिशिएंट है क्लासिफिकेशन के लिए। लेकिन स्टिल हम लोग कुछ और क्लासिफिकेशन करके देखते हैं, सॉरी कुछ और फीचर लेके देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पेटल लेंथ लिया, पेटल विड्थ लिया, एक बार सेपल लेंथ सेपल विड्थ के साथ पेटल लेंथ भी एक बार लेके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पेटल लेंथ के साथ सेपल सेपल विड्थ एक बार लेके देखते हैं। तो अगेन यहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको भी हम नहीं कहेंगे कंसीडर करने के लिए। और लेके देखते हैं हम लोग पेटल लेंथ सेपल लेंथ। तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग ज़्यादा, बट यहाँ पर हम लोग स्टिल एक लाइन इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। एक और हमारा फीचर बचा हुआ, उसको भी ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग। सॉरी, पेटल विड्थ और सेपल लेंथ दो वैसे बचे हुए हैं। सॉरी, ये कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से एनालिसिस करके देख सकते हो कि कौन सा पॉइंट, सॉरी कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, जिनके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बट ये चीज़ें तभी तक सही हैं जब तक हमारे पास लिमिटेड फीचर हैं। बहुत जब बहुत सारे फीचर हो जाएंगे, 100 फीचर हो गए सपोज, तो आप लोग यही चेक करते रह जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमारे मशीन लर्निंग मॉडल बने हुए कि अपने आप वो सारी चीज़ों को सीखते हैं, हर डायमेंशन में सीखते हैं, हर डायमेंशन को कंसीडर करते हैं, एक डायमेंशन टू दो डायमेंशन। बेसिकली ये चीज़ हम लोग बता रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि मशीन जो होती है एग्जैक्टली जो सीखती है वो कैसे सीखती है, इसी तरीके से सीखती है। अलग अलग डायमेंशन को लेके ड्रॉ करता है, फिर एक लाइन खींचने की कोशिश करता है जो कि बेस्ट फिट हो उस डेटा सेट में, मतलब मैक्सिमम सेपरेशन करे डेटा सेट को एक क्लास से दूसरी क्लास में। और वो प्लेन अगर उन्हें मिल जाता है तो उसी को वो क्या बोल देते हैं, ट्रेन मॉडल बोल देते हैं, ठीक है। जैसे लाइन ड्रॉ करनी, 1 डायमेंशन है तो पॉइंट बनेगा, 2 डायमेंशन है तो एक लाइन ड्रॉ होगी, 3 डायमेंशन है तो एक सरफेस ड्रॉ होगा, है ना। और फिर उससे ज़्यादा डायमेंशन बढ़ती बढ़ती है तो उसी हिसाब से सरफेस ड्रॉ होते चले जाते हैं, ठीक है। बट उस चीज़ को हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते, 3D से आगे हम लोग नहीं जा सकते, तो नहीं देख सकते। तो उस केस में हम लोग को मैथमेटिक्स ही है जो हेल्प कर सकती है, विजुअलाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते उस चीज़ का, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, 2D स्कैटर प्लॉट। 2D स्कैटर प्लॉट के बाद हम लोग वैसे अभी आपके जो बाई वेरिएंट है, बाई वेरिएंट विजुअलाइजेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बॉक्स प्लॉट है, वॉयलेंट प्लॉट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन यूनी वेरिएंट में है। उस पर अभी आते हैं हम लोग धीरे धीरे। बाई वेरिएंट, यूनी वेरिएंट और मल्टी वेरिएंट हम लोग समझ चुके हैं, बट उन चीज़ को अभी फिर से कवर करेंगे। कुछ कुछ ऐसे भी हमारे पास टेक्निक्स थी जिनसे हम लोग और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, वो सब करेंगे। बट हाँ, पहले यूनी वेरिएंट, बाई वेरिएंट और मल्टी वेरिएंट को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब भी एक फीचर की बात हो समझ जाना, यूनी वेरिएंट है, 2 फीचर है तो बाई वेरिएंट है, और दो या दो से ज़्यादा हो तो मल्टी वेरिएंट है। और मैक्सिमम जगह मशीन लर्निंग में मैक्सिमम जगह मल्टी वेरिएंट फीचर एनालिसिस होगी, ठीक है। अब हम लोग तीन
फीचर की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने 2 फीचर लेके देख लिए, अब 3 फीचर लेके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 3 फीचर के लिए हम लोगों को प्लॉट करना पड़ेगा 3D प्लॉट। तो मैटप्लॉटलिब का 3D प्लॉट हमने इंपोर्ट किया हुआ है। अब इस 3D प्लॉट में एक्सेस ऐड करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डिफाइन करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि आइरिस सेटोसा के पॉइंट अलग कर रहे हैं, आइरिस वर्सिकलर और आइरिस वर्जिनिका के पॉइंट पहले अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेरी लिखी है, क्या, सेपल लेंथ। अभी हम लोग जो प्लॉटिंग करने जा रहे हैं वो सेपल लेंथ, सेपल विड्थ और पेटल लेंथ 3 फीचर के बेसिस पे करने जा रहे हैं। तो सेपल लेंथ ऑफ आइरिस सेटोसा, सेपल लेंथ ऑफ आइरिस सॉरी सेपल विड्थ ऑफ आइरिस सेटोसा और सेपल पेटल लेंथ ऑफ आइरिस सेटोसा, मतलब आइरिस सेटोसा के जो सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है और पेटल लेंथ है, 3 चीजें, 3 फीचर हम लोग एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आइरिस सेटोसा के हमारे सारे पॉइंट। इसी तरीके से आइरिस वर्जिनिका के सारे पॉइंट हो जाएंगे और आइरिस वर्सी कलर के लिए सारे पॉइंट हो जाएंगे। और क्वेरी कैसे करिए, डेटा फ्रेम में हमें ये कॉलम चाहिए, ठीक है। अब क्वेरी कैसे लिखी जाती है, जहां पर डीएफ स्पीसीज, मतलब कॉलम नेम स्पीसीज है टारगेट वाला, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। ये तो हमें अगर इस डेटा फ्रेम से सेपल लेंथ चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वही सेपल लेंथ चाहिए जिसका स्पीसीज साइरिस सेटोसा हो, तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डीएफ डॉट सेपल लेंथ और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में डीएफ डॉट स्पीसीज इक्वल्स टू आइरिस सेटोसा, सिंपल, ठीक। डीएफ डॉट सेपल लेंथ हमें चाहिए तो यही लिखेंगे डीएफ डॉट सेपल लेंथ, फिर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में डीएफ डॉट स्पीसीज इक्वल्स टू आइरिस सेटोसा, ठीक। तो हमें वो सारे आइरिस सेटोसा के सेपल लेंथ मिल जाएंगे, ठीक। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख रखा है। आइरिस सेटोसा, ये सॉरी डीएफ डॉट सेपल लेंथ, डीएफ डॉट सॉरी डीएफ स्पीसीज इक्वल्स टू आइरिस सेटोसा, डीएफ डॉट सेपल विड्थ स्पीसीज इक्वल्स टू आइरिस सेटोसा, डीएफ डॉट पेटल लेंथ और डीएफ स्पीसीज इक्वल्स टू आइरिस सेटोसा, उसी तरीके से वर्जिनिका और वर्सिकलर। और फिर उसको हमने क्या किया, प्लॉट कर दिया है, मतलब इसी एक्सेस में प्लॉट हो रहा है, टाइटल सेट किया, शो करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ प्लॉटिंग हम लोग विजुलाइज, यहाँ पर हम लोग मूव नई इंटरैक्टिव वे में नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को देख नहीं पा रहे किस तरीके से पॉइंट सेपरेटेड हैं, इसको हम मूव नहीं करा पा रहे हैं। तो बेसिकली कैगल के साथ 3D प्लॉटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब मैटप्लॉटलिब को लेके। तो इसके लिए एक प्लॉट एल वाई हमारी लाइब्रेरी है, ठीक है। इससे जो 3D प्लॉटिंग करते हैं वो इंटरैक्टिव होते हैं कैगल में, ठीक है। कुछ रीज़न होगा, आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट हाँ, प्लॉटली जो हमारी लाइब्रेरी है, ठीक है, उससे जो 3D प्लॉटिंग करी जाती है उससे हमारे इंटरैक्टिव प्लॉट होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक जो हमने ये लाइब्रेरी पोर्ट की px नाम से, px डॉट स्कैटर 3D और डेटा फ्रेम हम लोग पास करेंगे और इसमें बताएंगे कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है और जेड एक्सिस क्या है। तो पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और सेपल लेंथ तीनों बता दिया। अब इसमें कलर वगैरह हम लोगों ने डिसाइड किए कि कलर ये होगा, कलर कलर पे नहीं जाते हैं, बस हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक। तो ये हमारा 3D प्लॉट आ गया, ठीक, जो कि इंटरेक्टिव है, जिसको आप लोग मूव करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये देखो, ये हमारा आइरिस सेटोसा है, यहाँ पर पॉइंट ले जाएंगे तो ये क्या है, आइरिस सेटोसा है, स्पीसीज में आ रहा है आइरिस सेटोसा। तो अगेन ये 3D प्लॉट में भी सेपरेट हो जा रहा है एकदम से। ये हमारा एक्सेस है पेटल, सॉरी पेटल लेंथ, ये एक्सेस है हमारा पेटल विड्थ और ये एक्सेस है सेपल लेंथ। ये तो आराम से सेपरेट हो जा रहा है, क्या ये हमारा पेटल लेंथ और पेटल विड्थ सेपरेट, सॉरी वर्जिनिका और वर्सी कलर क्या सेपरेट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा जूम ऑन करते हैं हम लोग। आ, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं अगेन ओवरलैप तो चीज़ें कर रही हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रही है, उतना क्लियर अभी भी नहीं हो रहा है, 3D वे में जाने के बाद भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, सॉरी ओवरलैप कर रहा है। और एक चीज़ और, अगर ओवरलैप नहीं करता तो उसके इसमें एक्यूरेसी 100% होती, ठीक है। ओवरलैप अगर नहीं करता तो एक्यूरेसी 100% होती, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
एक चीज़ और हम बता दें, अगर इन केस किसी वजह से एक्यूरेसी 100% आ रही है तो उसके लिए मशीन लर्निंग मॉडल की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल इफ एल्स कंडीशन से आप लोग जस्टिफाई कर सकते हो कि कौन सी क्लास, सॉरी, कौन सा इनपुट किस क्लास से बिलोंग करेगा। मशीन लर्निंग मॉडल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 100% एक्यूरेसी आ रही है किसी भी मॉडल की, तो सीरियसली उसमें मशीन लर्निंग की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर सिंपल प्रोसीजरल वे में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में कोडिंग करी जा सकती है और क्लास को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, जब ओवरलैपिंग होती तभी मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हमारा ओवरलैपिंग हो रही है, बट हाँ यहाँ पर हम लोग एक सरफेस अच्छा सा ड्रॉ कर सकते हैं जो कि अ, हमें बेस्ट रिजल्ट दे। ठीक है, जैसे एक तो सरफेस हम लोग यहाँ पर, जैसे जैसे हमारा ये है, तो यहाँ पर हम लोग एक सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, सॉरी, जो कि सेटोसा को क्या करेगा, अलग करेगा किससे, इन दोनों मतलब वर्जिनिका और वर्सी कलर से। ठीक, और यहाँ पर भी हम लोग एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। थ्री डी में हमेशा प्लेन ड्रॉ होगा। ठीक है, थ्री डी में हमेशा प्लेन ड्रॉ होगा। और विजुलाइज करने की थोड़ी सी कोशिश करना। बेसिकली ये सारे पॉइंट इस सरफेस से ऊपर हैं और ये जो इधर दिख रहे हैं सरफेस के अंदर भी दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट सरफेस के नीचे हैं। इस तरीके से कुछ है। ठीक, तो अगेन यहाँ पर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बट इससे अच्छा रिजल्ट हमारा किस में आया था, सॉरी, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के केस में आया था 2D प्लॉटिंग। ठीक, तो पेटल लेंथ पेटल विड्थ का भी हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। अभी हम लोगों ने किस पे किया है, अभी हम लोगों ने जो प्लॉटिंग करी है पेटल लेंथ, ओके, पेटल लेंथ पेटल विड्थ के बेसिस पे ही करी है ना। तो इससे अच्छा रिजल्ट वैसे हम लोग का 2D में आ रहा था। एक बार और कोशिश करते हैं, पेटल लेंथ पेटल विड्थ और सेपल विड्थ एक बार ड्रॉ करते हैं। ठीक, अगेन हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसको हम लोग किसी भी एंगल से देखो, जहाँ से भी इसके जो पॉइंट्स हैं एकदम अलग मिल जाएं कि ओवरलैप मिनिमम हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, वही सबसे बेस्ट सरफेस हो सकता है। सेटोसा को तो ध्यान ही नहीं देना, वो ऑलरेडी अपने आप अलग है। ठीक है, बट हाँ, वर्जिनिका वर्सी कलर के केस में हमें अभी भी ओवरलैप मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा एक सरफेस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगेन दो पॉइंट इधर रह जाएंगे, दो पॉइंट इधर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा केस बनेगा अगर हम सेपल लेंथ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ तीन चीज़ों को लेके चलें। सेपल लेंथ पेटल विड्थ। ठीक, तो ये तीन चीज़ लेके चलेंगे तो उस केस में हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक, तो ये है हमारा क्या, 3D विजुअलाइजेशन, 3 डायमेंशन के साथ। 3 डायमेंशन के साथ जब आप लोग चलेंगे तो उस केस में आपको सरफेस डिज़ाइन करना है। सरफेस मतलब जो आपका मॉडल होगा वो एक सरफेस होगा। 2D में चल रहे हैं तो एक लाइन होगी, और 1D में चल रहे हैं तो एक पॉइंट होगा मॉडल। ठीक है, मॉडल मतलब ट्रेंड मॉडल, जो फाइनल मॉडल होगा जिसमें आपको क्वेरी सेंड करना है। ठीक, तो यहाँ पर एक इक्वेशन होगी, नो डाउट इसकी एक इक्वेशन कुछ होगी, वो मशीन लर्निंग मॉडल डिसाइड करता है। हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन डिसाइड करता है मशीन लर्निंग मॉडल। 2D मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि वो क्या होगा। वो अपने हिसाब से प्लेन, हर तरीके के प्लेन को इस पूरे 3D में, इस पूरे 3D में जितने पॉसिबल प्लेन है वो ड्रॉ करके देखेगा, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी हर एक क्लास में। ये सेटोसा वर्जीनिका और वर्सी कलर, जिस प्लेन में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आएगी उसी प्लेन को फाइनल क्या कर देगा, रिजल्ट बोल देगा कि यही फाइनल ट्रेंड मॉडल है। ठीक है, और वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। जैसे अगर एक सिंपल लाइन की लेके चलें, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर हमारा ये जो हम लोगों ने अभी ये, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है, स्क्वायर की जगह लाइन ड्रॉ करनी है, तो उस केस में देखो क्या होगा कि कैसे ड्रॉ करेगा मशीन लर्निंग मॉडल, देखते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा कि अ, कोई भी एक रैंडम इनिशियलाइजेशन करेगा लाइन का। सपोज y इक्वल्स टू
y इक्वल्स टू 5x, नहीं सॉरी, x की वैल्यू 0 कर देते हैं, x की वैल्यू 5। कोई एक रैंडम इनिशियलाइजेशन करते हैं हम लोग, सपोज कुछ इस तरीके की एक एक रैंडम लाइन उसने इनिशियलाइज की, ठीक है, कुछ भी। तो इसकी कुछ इक्वेशन होगी कि एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है, ठीक है। तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में क्या होता है, एम की वैल्यू क्या है, देख वहाँ पर एक्स तो क्या हो जाएगा, फिक्स वैल्यू, एक्स को चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। वहाँ पर चेंज क्या होगा, एम और सी चेंज होगा, ठीक है। उन दोनों पैरामीटर को ऐसा चेंज करने की कोशिश करेगा कि ये लाइन कुछ हमारी इस तरीके से हो जाए, ठीक। पैरामीटर को चेंज करके कुछ ऐसा करेगा कि ये लाइन कुछ इस तरीके से हो जाए ताकि इन दोनों कैटेगरी के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन हो, मतलब ये थोड़ा सा अभी ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेपरेशन इक्वल हो, मैक्सिमम, ऐसा भी नहीं कि इस तरीके से हो जाए, मतलब इस कैटेगरी से जो है टच करता हुआ हो जाए, ऐसा नहीं, ऐसा कि इक्वल सेपरेशन हो दोनों तरफ, ठीक। ऐसी लाइन वो क्या करेगा, फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, और कैसे करेगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में जो वेरिएबल्स हैं उनमें चेंजेस करके, उनमें चेंजेस करके करेगा, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे करेगा जब हम लोग रिग्रेशन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उस केस में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आखिर ये कैसे लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, और वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, लॉस फंक्शन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग उस समय डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्या, 3D प्लॉटिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो नोटबुक है आप लोग को शेयर कर दी गई है, डायरेक्टली यहाँ पर आके आप लोग कोड कर सकते हो, ठीक है। इवन फ्यूचर के लिए भी आप लोग इसको कहीं पर सेव करके रख सकते हो, जब भी डेटा एनालिसिस करना होगा तो यही पूरी नोटबुक में आप लोग एनालिसिस कर सकते हो, इसी नोटबुक में पूरी एनालिसिस कर सकते हो डेटा की, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सारी एनालिसिस हो गई, हाँ, लेकिन हाँ, एक बेसिक लेवल पे जितनी एनालिसिस हो सकती है वो सारी यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं कि ये तो रहा हमारा 3 डायमेंशन, बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम मल्टी वेरिएंट की बात करते हैं, 3 डायमेंशन से ज़्यादा की बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम उस चीज़ को विजुअलाइज नहीं कर सकते, डेटा को विजुअलाइज नहीं कर सकते। अगर सपोज 4D डेटा आपको दे दिया जाए तो आप कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, या 5D, 6D, 7D, 10D, 100D, जितना भी दे देंगे हम उसको 3D से ज़्यादा हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते। और यही क्या होती है, हमारी डायमेंशन की लिमिटेशन होती है, डायमेंशन की लिमिटेशन। तो हमें हमारे पास जो फीचर्स थे वो तो एन डायमेंशन के थे, लेकिन हम विजुअलाइजेशन जो कर सकते हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 डायमेंशन तक, सॉरी 3 डायमेंशन तक है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि कैसे अब मल्टी वेरिएंट एनालिसिस कैसे करी जाए, ये सोचा गया। तो लोगों ने सोचा अगर एन डायमेंशन है तो एन डायमेंशन के केस में हम लोग 3 3 के कॉम्बिनेशन करके कर सकते हैं, 2 2 के कॉम्बिनेशन करके कर सकते हैं, 2 2 डायमेंशन के कॉम्बिनेशन करके कर सकते हैं, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, एक पेयर प्लॉट डिज़ाइन किया जिसमें हम लोग 2 2 डायमेंशन लेके सारी डायमेंशन को मेजर करेंगे, ठीक है, 2 2 डायमेंशन लेके सारी मेजर, जैसे एक बार सेपल विड्थ ले लो, सेपल लेंथ, पेटल विड्थ ले लो, सेपल लेंथ, और कौन सा एक डायमेंशन है, पेटल विड्थ, ठीक है, इस तरीके से हर एक डायमेंशन को लेके एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एनालिसिस तो हर एक डायमेंशन की करेंगे, बट पेयर वाइज करेंगे। क्या करेंगे, पेयर वाइज, कोई भी 2 पेयर उठाएंगे, 2 डायमेंशन में 2 पेयर उठाएंगे और उनकी एनालिसिस करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक। तो पेयर प्लॉट के लिए हमें अगेन सीबॉन के अंदर हम लोगों को क्या करना है, पेयर प्लॉट करना है। इसमें आप लोगों को sns.pairplot डेटा सेट आपको सेंड करना है, और ह्यू ह्यू अगेन स्पीसीज को आपको करना है, ठीक है। साइज कुछ भी आप लोग देख सकते हैं, और ये हमारा पेयर प्लॉट ड्रॉ हो जाता है। तो बेसिकली हमारे पास कितने फीचर थे, 4 फीचर थे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 फीचर है, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, सॉरी पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ठीक। तो
यहाँ पर एक ग्रिड आती है हमारे पास। अगर आपके पास n फीचर है तो n क्रॉस n की एक ग्रिड आएगी, ठीक है, जिसमें जो सेम फीचर के साथ जो हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, एनालिसिस होती है। जैसे यहाँ पर है सेपल लेंथ, एक्स एक्सिस में सेपल लेंथ है और यहाँ पर वाई एक्सिस में भी सेपल लेंथ है। तो ये जो ग्राफ डिजाइन किया गया है सेपल लेंथ के बीच में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ होता है, ना कि हमारे इंडिविजुअल स्कैटर प्लॉट प्लॉट होंगे। ठीक, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग को डिस्कस करना है। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेपल लेंथ और दूसरा है क्या है, सेपल विड्थ। ठीक, तो सेपल लेंथ जो सेपल विड्थ के बीच में जो हम लोगों ने ड्राइंग की, तो उस केस में अगेन हमें कुछ तो रिजल्ट अच्छा मिला, जिसमें हम लोग सेटोसा को अलग कर सकते थे, बट हाँ, वर्जीनिका वर्सी कलर को हम लोग का डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा सेपल लेंथ है और पेटल लेंथ है शायद, हाँ, सेपल लेंथ और पेटल लेंथ। इसके केस में हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अ, एक अच्छा रिजल्ट, मतलब ये नहीं कह सकते बेस्ट रिजल्ट आएगा कि, लेकिन हाँ, एक ठीक ठाक रिजल्ट यहाँ पर मिल सकता है अगर हम लोग सेपल लेंथ सेपल विड्थ की बात करें। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। वो मॉडल होगा हमारा फाइनल। सेपल विड्थ और सेपल लेंथ की बात करें तो उस केस में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, बट इसमें ओवरलैप हो रहा है। हम लोग सेपल लेंथ और सेपल विड्थ अगर फीचर लेके चलेंगे तो क्लासिफिकेशन का रिजल्ट बहुत ही पुअर आने वाला है। ठीक, तो इनको इग्नोर भी किया जा सकता है फिलहाल। अगर डायमेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा डायमेंशन है, तो उस केस में इग्नोर किया जा सकता है, बट यहाँ पर 4 है तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, एक लाइन इधर ड्रॉ कर सकते हैं और एक लाइन इधर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट है। अगर हम लोग बेस्ट रिजल्ट की बात करें तो एनालिसिस करने की कोशिश अगर हम लोग करें तो दो जगह बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। एक ये है और एक ये है, जिसमें हमारा कौन कौन से फीचर है, ये है पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। और ये क्या है हमारा, पेटल विड्थ पेटल लेंथ। हाँ, तो मतलब दो फीचर जो पेटल लेंथ और पेटल विड्थ है हमारे, वो उन दो केस में हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मतलब आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से ये जो है एक क्लस्टर, मतलब एक स्मॉल क्लस्टर में आया और मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ। अ, सबसे ज़्यादा जो सेटोसा और वर्जिनिका वर्सिकलर के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस प्लॉट में आ रही है और इसमें आ रही है। ये एक छोटे से बंच में सारे के सारे सेटोसा पॉइंट आ गए। ठीक है, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत कम है, डाइवर्सिटी बहुत कम है, तो रिजल्ट मतलब निकालने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है तो उस केस में रिजल्ट निकालने में दिक्कत होती है ना, उस केस में रिजल्ट निकालने में दिक्कत होती है। तो डाइवर्सिटी अगर कम है तो हमें छांटने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा ये बता रहा है कि अगर पेटल लेंथ और पेटल विड्थ कुछ कंडीशन तक है तो उस केस में सेटोसा। और यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये 2D है, 2D विजुअलाइजेशन है, तो उस केस में हम लोग बता सकते हैं कि इस लाइन के लेफ्ट में हमारा क्या हो जाएगा, वर्सिकलर, और लेफ्ट राइट में वर्जिनिका। ठीक, तो ये हमारा पेयर प्लॉट है। पेयर प्लॉट की मदद से हम लोग फीचर सिलेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। बट अगेन पेयर प्लॉट के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे अगर आपके पास फीचर 100 फीचर हो गए तो उस केस में आप क्या करेंगे, है ना, 100 फीचर हो गए तो 100 क्रॉस 100, 1000 प्लॉट्स हमें मिलेंगे, 1000 प्लॉट। और 1000 प्लॉट में मैं ये देखना कि कौन सा अच्छा फीचर है कौन सा बेकार है, तो ये काफ़ी हैक्टिक हो जाएगा। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आपके पास छोटा डेटा सेट है तो उस केस में आप पेयर प्लॉट प्लॉट करके डेटा को विजुलाइज कर सकते हो और अच्छे फीचर को निकाल सकते हो कि किसके बेसिस पे हमारा क्या होगा, क्लासिफिकेशन अच्छा होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को जो कंक्लूजन निकला है, वो क्या निकला है कि जो हमारे जो बेस्ट फीचर हैं वो कौन कौन से हैं, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ हैं। जब हम उनका सिलेक्शन करेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, कलर सॉरी एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। ठीक है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किए उनका रिजल्ट कंक्लूजन क्या आ रहा है। ठीक है,
सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि सेटोसा को बहुत इजीली क्लासीफाई किया जा सकता है, जबकि वर्जिनिका और वर्सी कलर में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है, और कंप्लीटली डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है सेटोसा, सॉरी, वर्सी कलर और वर्जिनिका को, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते, प्योरली सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक। और अ, इसके लिए हम लोग मॉडल मॉडल में या तो हम लोग इफ एल्स कंडीशन भी लिख सकते हैं और लाइन की वो भी लिख सकते हैं, लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। इफ एल्स कंडीशन सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेस है और इस पॉइंट से लेस है तो सेटोसा है, ठीक है। यहाँ पर अगर सिंगल लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस अगर हमारा मतलब पेटल विड्थ हमारी इस पॉइंट से लेस है तो उस केस में वर्सी कलर है, और साथ ही साथ वाई वाई का भी ध्यान रखना है, ठीक है। पेटल लेंथ हमारी अगर इस पॉइंट से लेस है, साथ ही साथ जो पेटल सॉरी ये पेटल विड्थ है, पेटल विड्थ अगर इस पॉइंट से लेस है और पेटल लेंथ हमारी इस पॉइंट से अबव है, ठीक है, तो उस केस में हम बोल देंगे वर्सी कलर, और एल्स के केस में बोल देंगे क्या, वर्जिनिका, ठीक है। बट हाँ, मिस क्लासिफिकेशन होंगे, ओवरलैप हो रहा है डेटा तो मिस क्लासिफिकेशन श्योर होगा, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ओके, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने देखा टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4C2, ठीक है, क्योंकि हमारे 4 फीचर है तो 4C2, एन क्रॉस एन भी बोल सकते हैं, दोनों है, ठीक है। अगर 100 फीचर होंगे तो उस केस में हमारे 100C2। तो इतने सारे फीचर के साथ पेयर प्लॉट में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम लोगों को कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं जिसमें हम लोग डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं। जितना कम डायमेंशन हमारे पास होगी उतना हमें आइडेंटिफाई करने में, रिजल्ट आइडेंटिफाई करने में तो उतना ही आसानी होगी, बट अगेन फोर्सफुली अननेसेसरी किसी भी डायमेंशन को रिड्यूस नहीं करना है। हाँ, जैसे यहाँ पर कोई ऐसी डायमेंशन जो रिजल्ट में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर इस केस की हम लोग बात करें या फिर इस केस की बात करें तो सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के केस में हम लोग देख सकते हैं कि हर चीज़ ओवरलैप्ड है, वर्जिनिका वर्सी कलर के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, तो हम लोग सेपल लेंथ या सेपल विड्थ में से एक को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जो आंसर लाने में, मतलब जो एक्यूरेसी बढ़ाने में हमारा उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे फीचर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो कोलीनियर होते हैं, कोलीनियर इन द सेंस, जैसा कि कल हमने बताया था कि एक काम जो बंदा कर रहा है वही काम दूसरा भी कर रहा है, तो उस केस में दो को रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, दो को रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही से काम चला सकते हो, एक ही से काम चला सकते हो। जैसे अम, अगर सपोज आपके पास अ, आपको घर से ऑफिस जाना है और आपके पास दो बाइक हैं, तो दो बाइकों का कोई यूज़ नहीं ना, आप यूज़ तो एक ही करोगे, एक समय में एक ही यूज़ करोगे, दूसरी बाइक खड़ी ही रहेगी। तो आप या तो बहुत अमीर हैं, आपने शौक के लिए रख रखा है, या फिर अगर डेटा साइंस में बोलें कि आपके पास कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा है, सुपर कंप्यूटर आपके पास है, तो डायमेंशन रिडक्शन का कोई मतलब नहीं, आप डाल दीजिए मॉडल को उसमें सुपर कंप्यूटर में, वो कंप्यूट करके दे देगा, रिजल्ट वही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बट हाँ कंप्यूटेशन जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर कंप्यूटेशन पावर आपके पास नहीं है तो उस केस में डायमेंशन रिडक्शन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अ, अगर डायमेंशन हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस करेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, पीसीए है और टिस्ने है, जिसको हम लोग देखेंगे डायमेंशन रिडक्शन सेक्शन में देखेंगे, अभी नहीं फिलहाल ईडीए में ही वो सेक्शन है, बट अभी नहीं देखेंगे, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, पहले एनालिसिस कर लेते हैं फिर डायमेंशन रिडक्शन देखेंगे। एनालिसिस मतलब यूनिवेरिएंट, बाई वेरिएंट, मल्टी वेरिएंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनालिसिस टूल क्या है, हिस्टोग्राम, पीडीएफ और सीडीएफ, ठीक है। अ, हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी सारी सर इंफॉर्मेशन, थोड़ा जूम इन कर दीजिए। ओके, हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन निकाली, पेयर प्लॉट से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन निकाली, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोग्राम के बेसिस पे ज़रा सा हम लोग
देखते हैं कि क्या हिस्टोग्राम से हमें कुछ हेल्प मिल सकती है। हिस्टोग्राम ग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये देखते हैं हिस्टोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आइरिस सेटोसा, आइरिस वर्जिनिका, आइरिस वर्सिकलर, ठीक है, इन तीनों में जितने भी पॉइंट हैं पेटल लेंथ, हम पेटल लेंथ के बेसिस पे सपोज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, और कोई फीचर कंसीडर नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, पेटल लेंथ को ड्रॉ करेंगे वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में नहीं, वन डायमेंशन में ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम लोगों ने टू डायमेंशन ले रखी थी, तो पेटल लेंथ या पेटल विड्थ कोई एक और लेना पड़ रहा था, तो हम चाहते हैं हम पेटल लेंथ के ही बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दें। तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि आखिर पेटल लेंथ की, मतलब आइरिस सेटोसा में पेटल लेंथ की रेंज क्या है, आइरिस वर्जिनिका में पेटल लेंथ की क्या रेंज है, और आइरिस वर्सी कलर में पेटल लेंथ की रेंज क्या है। मतलब इन द सेंस, अगर फ्लावर सेटोसा है तो हो सकता है वो 1.5 से 2.5 तक ही जाती हो पेटल लेंथ, वर्जिनिका हो तो हो सकता है 3.5 से 4.5 तक जाती हो लेंथ, पेटल लेंथ, और वर्सी कलर तो उस केस में हो सकता है 5.5 से 6.5 तक जाती हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए सिंपल वन डायमेंशन में हमारा काम हो जाएगा, हमें टू डायमेंशन में जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ऐसे कितने फ्लावर हैं जो, जिनकी पेटल लेंथ एक पर्टिकुलर रेंज में आती है, जो और सेटोसा से बिलोंग करते हैं। तो उसी तरीके से वर्जिनिका जो है उसमें पेटल लेंथ की रेंज देखते हैं, और रेंज इन द सेंस टोटल पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स की हम बात करें, अभी ड्रॉ होता है तो उसमें हम समझाते हैं, ठीक है, कैसे क्या करना है। इसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने वन डायमेंशन लिया, क्या लिया, वन डायमेंशन लिया, और इस जो एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस में हमने रखा है कि जो पेटल लेंथ है उसकी रेंज क्या है। पेटल लेंथ हमारी कुछ पॉइंट, क्योंकि ये वन है, वन से लेस भी है कुछ पॉइंट, ठीक है। तो जो वर्जिनिका डॉट वर्सिकलर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आयरिस सेटोसा जो है उसमें जो पेटल लेंथ है वो कहाँ तक वैरी कर रही है, मैक्सिमम ये 0.7 से मेरे हिसाब से 0.2 तक लाई कर रही है पेटल लेंथ, ठीक है, सेटोसा के केस में। उसी तरीके से जो हमारा आयरिश डेटा, सॉरी, वर्जीनिका है, ठीक है, वर्जीनिका 3 से समथिंग लाइक 5.1 और 2 तक लाई कर रही है। और जो वर्सी कलर है, वर्सी कलर इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, वर्सी कलर क्या कर रहा है, इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू एक बार सेट करते हैं। तो हाँ, अब दिख रहा होगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग दिख रही होगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने 2D में भी देखा, 3D में भी देखा, हर जगह देख लिया, ठीक। तो यहाँ पर हमारी ओवरलैपिंग चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग अगर वन डायमेंशन की बात करें तो वन डायमेंशन में हम लोगों को अगर ये देखना है कि कितने पॉइंट्स जो सेटोसा से बिलोंग कर रहे हैं और रेंज 1 to 2 में आ रहे हैं, वो अगर हमें काउंट करने हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है तो इस वजह से देख नहीं पा रहे हैं। उसी तरीके से 3 to 5 जो हमारी रेंज है सेटोसा के पेटल लेंथ की, सॉरी, वर्जिनी का नहीं, ग्रीन वाला वर्सी कलर है, ठीक है, ग्रीन वाला जो वर्सी कलर है, तो वर्सी कलर में हमारा जो रेंज है वो 3 to 5 है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट हमारे क्या हैं,
ओवरलैप कर रहे हैं किसके साथ, वर्जिनिका के साथ। एक चीज और देखो, अ, अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको मैथमेटिक्स नहीं आती बिल्कुल, सम और एडिशन कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास एक क्वेरी 2+2, ठीक है, 2+2 कितना होता है, तो आप लोगों ने एक आदमी से पूछा, उसने बोला 5। दो अ, दो दो लोगों ने, दो पर्सन ने आंसर दिया है 4, ठीक है। फिर उसके बाद 10 पर्सन ने आंसर दिया है क्या, सपोज मान लेते हैं 2 सपोज 3 मान लेते हैं 3, ठीक है। और आपको अगर मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो आप किसको, मतलब 2+2 का आंसर क्या मानोगे, जो 10 लोगों ने आंसर दिया है वही आंसर आप सही मानोगे, भले वो गलत है तो क्या, आप मानोगे क्या, उसी को मानोगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, मेजोरिटी वोटिंग होती है। क्या होती है, मेजोरिटी वोटिंग। तो मेजर लोग ने जो बोला है उसका मतलब वही है, ठीक। तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी सेटोसा है, सेटोसा के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं पेटल लेंथ के, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लावर की जो पेटल लेंथ होगी, मैक्सिमम फ्लावर की जो पेटल लेंथ होगी वही सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड होगा। कि इन जनरल, अगर ये सोल्यूशन निकालना है कि इन जनरल क्या होती है पेटल लेंथ आयरिस सेटोसा की, इन जनरल आयरिस वर्जिनिका की क्या लेंथ होती है पेटल लेंथ, इसी तरीके से वर्सी कलर के लिए क्या लेंथ होती है, अगर ये सारे पॉइंट निकालने हैं। जैसे इन जनरल अगर सपोज कोई हमारे पास किसी कंपनी का सेल्स का डेटा है, तो इन जनरल किन लोगों ने हमारा प्रोडक्ट को परचेस किया है, तो उसमें अगर एज, यहाँ पेटल लेंथ की जगह एज को ड्रॉ करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर किस एज ग्रुप ने सबसे ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को खरीदा है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को बोलेंगे हाँ कि भाई सेटोसा जो है, अगर ये पर्टिकुलर लेंथ ये है तो उस केस में श्योर है सेटोसा ही होगा, श्योर है, ठीक है। ये सिर्फ एनालिसिस है, ये एनालिसिस है, इसमें अभी मशीन लर्निंग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि हाँ एनालिसिस में सेटोसा में मैक्सिमम जो फ्लावर है उनकी लेंथ ये है, तो हम कहेंगे हाँ ये अब सेटोसा ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें काउंटिंग करनी थी और काउंटिंग हो नहीं पा रही थी। काउंटिंग क्या नहीं, क्या हो रहा है, काउंटिंग नहीं हो पा रही है। और दूसरा चीज़, अगर मशीन लर्निंग की बात करें, काउंटिंग के बारे में अभी फिर से बात करते हैं। मशीन लर्निंग की बात करें तो अगेन यहाँ पर हमें क्या बताना, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बताने कि अगर 2 से लेस है पेटल लेंथ तो हमारा सेटोसा है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे जो ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा नहीं बता सकते क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कि आखिर कितने पॉइंट हमारे इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हम 5 को लें कि 4.9 को लें, 4.8 को लें, तो ये सब कन्फ्यूज़न होते हैं, ठीक। तो इन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग जो है, आ, दो चीज़ें हैं। एक तो कन्फ्यूज़न कि हम यहाँ पर ओवरलैप के केस में कौन सा पॉइंट डिफाइन करें कि हमारा ये वाला पॉइंट जो है बेस्ट होगा सेटोसा और वर्सी कलर में क्लासिफिकेशन के लिए, एक तो ये पॉइंट। दूसरा, एक क्लास में कितने पॉइंट बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर सारे ओवरलैप कर रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है, सारे ओवरलैप कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है, मतलब हमें बेस्ट केस नहीं पता चल रहा। और बेस्ट केस क्या होगा, मीन होगा, मीन वैल्यू, मतलब अगर 100 फ्लावर थे तो उनका जो मीन होगा, मीन का मतलब जो मैक्सिमम फ्लावर जो बिलोंग कर रहे हैं पर्टिकुलर लेंथ से, और वो बिलोंग कर रहे हैं सेटोसा से भी, तो वो बताएंगे कि हाँ सेटोसा फ्लावर की मीन वैल्यू क्या होगी, सेटोसा फ्लावर की मीन, सॉरी मीन वैल्यू मतलब पेटल लेंथ की मीन वैल्यू। फिर से बताते हैं एक बार, सब कंफ्यूज हो गए। बेसिकली यहाँ पर अगर हमें बताना है कि इन जनरल सेटोसा फ्लावर के फ्लावर का पेटल लेंथ का मीन क्या है, तो उस केस में हम इस तरीके से नहीं बता सकते, हमें कुछ ना कुछ प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर कोई क्वेश्चन करता कि मैक्सिमम फ्लावर की लेंथ क्या थी सेटोसा के केस में, मैक्सिमम फ्लावर के पेटल लेंथ क्या थी वर्जीनिका में, मैक्सिमम फ्लावर की पेटल लेंथ क्या थी वर्सी कलर में, अगर ये इनके आंसर देने हैं तो उन उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना पड़ेगा, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे हिस्टोग्राम हम लोग ड्रॉ करते थे, तो हिस्टोग्राम में हर बिन में
पॉइंट बताता कि था कि इस बिन के अंदर इतने पॉइंट, इस बिन के अंदर इतने पॉइंट, इस बिन के अंदर इतने पॉइंट। तो जिस बिन के अंदर मैक्सिमम पॉइंट होंगे वही क्या होगा, वही बताएगा कि मैक्सिमम जो डेटा पॉइंट्स है वो बिलोंग कर रहे हैं सेटोसा से। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं तो समझाते हैं, समझ में आएगा हिस्टोग्राम कैसे हेल्प करता है इस चीज़ में। पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। हिस्टोग्राम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, मैटप्लॉटलिब से भी कर सकते हो, एसएनएस से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। ठीक, तो इसी सेम डेटा का जो हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट किया था, उसी सेम डेटा का हम लोगों ने क्या किया, हिस्टोग्राम ड्रॉ किया। इस लाइन को हम लोग भूल जाते हैं, इस लाइन को हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, अभी इस लाइन का मतलब बताते हैं हम क्या है। ठीक है, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो सब लोग बिन दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये छोटे छोटे बिन दिख रहे हैं। उसी तरीके से सेटोसा के भी सारे बिन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी रेंज थी क्या थी, 1 to 2 थी, जिसमें सारे पॉइंट आ रहे थे और सारे ओवरलैप भी कर रहे थे। जब हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें एकदम क्लियर पिक्चर मिलती है कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा था जिसमें हमें मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, कुछ ऐसा 1.5 या 1.4 के अराउंड। एक पॉइंट ऐसा है जिसमें मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम फ्लावर जो कि सेटोसा से बिलोंग करते हैं उनकी पेटल लेंथ 1.4 के अराउंड है। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर के अराउंड है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग वर्सी कलर की बात करें तो 4.5 या 6 उस केस में यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लावर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उसी तरीके से हमारे जो अ, ये कौन सा वर्जीनिका, ठीक है, वर्जीनिका में मैक्सिमम पॉइंट हमारे 5.1 पे लाई कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सेटोसा के अगर केस की बात करें तो ये तो एकदम सेपरेट है, इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं क्लासिफिकेशन की। हमारी दो प्रॉब्लम थी, एक तो विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे कितने पॉइंट हैं किस में। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी, क्लासिफिकेशन की। जब ओवरलैपिंग होती है तो क्लासिफिकेशन क्या करेंगे। तो यहाँ तो अगर हम लोग सेटोसा और इन दोनों क्लास की बात करें, यहाँ पर हमारी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, और अगर हम लोग इन दोनों की बात करें तो हिस्टोग्राम, हम इस लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग चल रही है, यहाँ पर ओवरलैपिंग चल रही है। ठीक, तो ओवरलैपिंग के केस में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हम पॉइंट 4.5 डिसाइड करें, कि 4.6, 4.7, 4.8, किस पॉइंट को डिसाइड करें। ठीक है, पॉइंट हमें नहीं पता कि किस पॉइंट को हम बोलें कि अगर 4 से लेस, हम सपोज मान लेते हैं अगर हमारी पेटल लेंथ 4 से लेस है और 3 से ग्रेटर है तो हमारा क्या होगा, वर्सिकलर। ठीक है, बट 4.5 से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो जो बिन आ रहा है मैक्सिमम बिन आ रहा है, मतलब इतने सारे पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इतने सारे पॉइंट को, मतलब मैक्सिमम जो हमारे वर्सी कलर है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, इस वाले बिन से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वन वन के अराउंड उनकी लेंथ है। तो अगर हम इसी को इग्नोर कर देंगे तो हम लोग की एक्यूरेसी तो एकदम बेकार हो जाएगी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, है ना। क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेरी पॉइंट आती है वो रेगुलर आती है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे कैट की नॉर्मल इमेज आ रही है, नॉर्मल इमेज कोई एक ऐसी इमेज आ गई जो कुछ डॉग की तरह भी लगती, कैट की तरह लगती, छोटे छोटे जो डॉग होते हैं, तो उसको अनॉमलीज बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग उस केस को अगर कंसीडर ना करें, रेगुलर इमेजेस की बात करें, तो वो सब इसी में आएंगे। ठीक है, वो सब किस में आएंगे, इसी में आएंगे, है ना। तो अगर हम लोग इसी को इग्नोर कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, सपोज हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पर रख दिया, सपोज 5 सेट कर दिया या 5 से ज़्यादा, ये जो पॉइंट दिख रहा है, तो इस केस में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो पॉइंट हैं जो कि वर्जीनिका से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, वर्जीनिका से बिलोंग कर रहे हैं, वो भी हमारे क्या हो जा रहे हैं, वो भी हमारे दिक्कत कर रहे हैं। एक सेकेंड, तो हमारे जो पॉइंट्स है वो इसके लिए वर्जीनिका वर्सी कलर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी सेटोसा और दूसरी क्लास के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों ने
वर्जीनिका या वर्सी कलर के लिए ये पॉइंट सेलेक्ट किया तो वो काफ़ी दिक्कत करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अबव में भी मैक्सिमम हमें क्या मिल रहे हैं, वर्सी कलर मिल रहे हैं, जबकि हम इसके बाद क्या डिसाइड कर रहे हैं कि वो वर्जीनिका होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग नहीं सेलेक्ट कर सकते। क्या ये पॉइंट लेना चाहिए जहाँ पर हमारे मिनिमम जो ये हमारा इसको भी भूल जाते हैं, अभी लाइन की बात छोड़ देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम की बात करते हैं। क्या ये पॉइंट हम लोग ले सकते हैं? ये पॉइंट मतलब यहाँ पर हमारा हिस्टोग्राम खत्म हो रहा है किसका, वर्सी कलर का। तो हम इस पॉइंट को अगर लेते हैं तो ये वाले हमारे क्या होंगे, प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग चल रही है। ठीक है, तो बेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है? ओवरलैपिंग तो होगी, ये श्योर है। ठीक है, बेस्ट, बट बेस्ट लाइन क्या होगी हमारी, ये सोचना है। ठीक है, तो बेस्ट लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीडीएफ ड्रॉ करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्रॉ करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि आखिर हमारे जो पॉइंट्स, सॉरी, जो पॉइंट का सिलेक्शन है क्लासिफिकेशन के लिए, वो हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये ही हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अगर वैसे ये चीज़ हम लोग को डिटेल में पढ़नी है, ये होता क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बस अभी अभी के लिए इतना समझ लेते हैं। ये बेसिकली हिस्टोग्राम की स्मूथनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिस्टोग्राम को स्मूथ कर रहा है, बस इतना अभी समझ लेते हैं। और ये निकलता कैसे है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये कैसे होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर अभी बस इतना समझ लेते हैं, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको टच करते हुए, स्मूथ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं एक फंक्शन। ये एक फंक्शन हो, फंक्शन का मतलब एक इक्वेशन, एक इक्वेशन जो इस तरीके से ड्रॉ करी जा रही है। ठीक है, और इस फंक्शन का जो पीक होता है वो रिप्रेजेंट करता है मीन को। ये टोटली बता रहा है कि हमारे पॉइंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो हमारा कर्व है, ये कर्व या फंक्शन ये बता रहा है कि हमारे टोटल सेटोसा के पॉइंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पेटल लेंथ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्मली, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। मतलब क्या कि इस कर्व के अंदर हमारे सारे पॉइंट लगभग आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ज़्यादा गए हैं, बट हमारा पीडीएफ का फॉर्मूला ही कुछ ऐसा होता है कि अ, हमारे पॉइंट कहीं पर ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं पर कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखो ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये कैसे हो रहा है। फिलहाल अभी बस इतना जान रहे हैं कि इस कर्व के अंदर ये प्रोबेबिलिटी होती है कि सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो कवर हो जाएंगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि इस कर्व के अंदर ही, इस फंक्शन के अंदर ही हमारे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। मतलब सेटोसा के पेटल लेंथ सारी की सारी इस कर्व के अंदर कवर हो जाएगी। और इसका जो पीक होता है वो बताता है मीडियन को, कि मतलब जो मीन वैल्यू है, सॉरी, जो मीन वैल्यू है हमारे पेटल लेंथ की, वो क्या होगी। ठीक है, वो क्या होगी। और इसकी जो ये विड्थ होती है इसको बोला जाता है स्प्रेड। जो इसकी ये विड्थ है ना, इसको बोला जाता है स्प्रेड। अभी स्प्रेड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से इसका हम लोगों ने पीडीएफ ड्रॉ किया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसी तरीके से इसका भी, ये जो पॉइंट थे इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोगों ने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब जो हमें बेस्ट लाइन चूज करनी थी वो हमें मिलती किससे है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मिलती है। कैसे मिलती है, अगर हमें इस ग्रुप और इस ग्रुप में क्लासिफिकेशन करना है तो उस केस में हमें सिंपली क्या चूज कर लेना है, जो भी पीडीएफ का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमें चूज कर लेना है। ठीक है, क्या करना है वो हमें चूज कर लेना है। जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा दोनों का यहाँ कट करना है, कट कर रहा है, तो हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। तो एक चीज और बता दें, जैसे यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद हमें मिनिमा मिलेगा, जैसे सॉरी, मीडियन, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग कह रहे थे ना कि अगर हम लोगों ने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया तो उस केस में ये वाले सारे पॉइंट हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो डिस्ट्रीब्यूशन के इंटरसेक्शन के बाद हमें मैक्सिमम पॉइंट मिले, क्योंकि उस केस में अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में क्लासिफिकेशन या तो पॉसिबल नहीं है उन दोनों पॉइंट से लेके। ठीक है, एक तो केस ये हो सकता है कि अगर ये वाले मतलब जो जिसमें मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं वो हमें
क्या मिल रहा है, इसके इंटरसेक्शन के बाद मिल जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में तो ये श्योर होगा कि हम उस पर्टिकुलर फीचर के बेसिस पे हम लोग वो नहीं कर सकते, मतलब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें कोई दूसरा फीचर चूज करना पड़ेगा, और ऐसा फीचर चूज करना है कि इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो पॉइंट्स हैं वो मिनिमम हो, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के जो ओवरलैप पॉइंट्स हैं वो मिनिमम हो, ऐसा फीचर चूज करना है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसका एक ये भी एडवांटेज होता है कि हम हर फीचर को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि किसके बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कम से कम ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो जिसके बीच का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कम ओवरलैप करता है हम उसको चूज करते हैं। कम कम ओवरलैप कर रहा है मतलब क्या, कि इसके पेटल लेंथ और इसके पेटल लेंथ मैच नहीं कर रहे हैं, थोड़े ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है। ये ऐसे पॉइंट हैं जो दोनों में कॉमन है, इनकी पेटल लेंथ और सॉरी पेटल लेंथ दोनों की बराबर हो रही है, ठीक है। एक चीज और बता दें कि जरूरी नहीं है कि आप यही चूज, इन जनरल ऐसा ही होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट को आपको चूज करना है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट को चूज करना है, बट ये हमेशा जरूरी नहीं होता, ये केस डिपेंडेंट भी होता है, ठीक है। जैसे कोई डिजीज प्रिडिक्शन हो गया, ठीक है, कोई डिजीज प्रिडिक्शन हो गया, है ना। तो सपोज एक मॉडल हम लोगों ने सॉरी एक फीचर चूज किया डिजीज प्रिडिक्शन के लिए, दो फीचर चूज किए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम इस तरीके से था, वर्सिकलर वर्जीनिका की तरह, ठीक है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि डिजीज है कि नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन में डिजीज है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर ये जो ऑरेंज कलर का हिस्टोग्राम है वो बता रहा है कि डिजीज नहीं है, और ये वाला बता रहा है कि डिजीज है, ग्रीन वाला बता रहा है डिजीज है, ठीक है। उल्टा ले लेते हैं थोड़ा सा, ग्रीन और वो कन्फ्लिक्ट कर रहा है, मतलब ग्रीन होता है तो डिजीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि डिजीज नहीं है, ये बता रहा है डिजीज है, ठीक है। तो इस केस में जब डिजीज के केस की बात आती है तो आप अगर किसी आदमी को जिसे डिजीज है उसे आप अगर ये बता दोगे कि तुम्हें डिजीज नहीं है, मतलब वो इस वाले सेक्शन में आ रहा है कहीं पर, तो वो गड़बड़ है। कि आप ये भले कह दो कि आप रीचेक करा लो, चीजों को रीचेक करा लो, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए, बट अगर वो डायलेमा रीजन में आ रहा है, डायलेमा रीजन मतलब ये वाला रीजन कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है, जैसे ये वाला रीजन टोटली बता रहा है कि उसे डिजीज नहीं है और ये वाला रीजन बता रहा है कि उसे डिजीज है, यहाँ पर अगर वो था एग्जिस्ट कर रहा है उसकी रिपोर्ट तो ठीक है, इवन यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है। इसके अंदर जैसे ही गया यहाँ डायलेमा कंडीशन में, तो उसे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उस केस में हम उसे ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें डिजीज नहीं है, तुम्हें डिजीज नहीं है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है उसे डिजीज हो, लेकिन हम क्योंकि वो एक क्या कहते हैं डायलेमा कंडीशन में कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि नहीं है, हम उसे ये कहेंगे कि हमें नहीं पता है कि आपको है कि नहीं, बट आप एक बार रीचेक करा लो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो डिसीजन बाउंड्री होगी वो कौन सी डिफाइन करेंगे, ये डिसीजन बाउंड्री डिफाइन करेंगे कि अगर इससे ज़्यादा है तो उसके केस में हम बोलेंगे कि उसे डिजीज नहीं है, इससे लेस जा रही है तो उस केस में हम उसे बोलेंगे कि आपको डिजीज है, ठीक है, हम यही बोलेंगे कि डिजीज है आपको, ठीक है, ताकि वो रीचेक करा ले एक बार, है ना। तो उस केस में ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आप चूज नहीं करेंगे, आप बेस्ट पॉइंट चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे, बेस्ट पॉइंट, जिसके बाद डायलेमा की कंडीशन नहीं है, इस हिस्टोग्राम में इस पॉइंट के बाद डायलेमा की कंडीशन नहीं है, तो हम यहाँ पर उसको बताएंगे कि हाँ, अगर इस पॉइंट के मतलब राइट में है तो हम कहेंगे आपको डिजीज नहीं है, इस पॉइंट के लेफ्ट में है तो कहेंगे डिजीज है, इंटरसेक्शन को उस समय नहीं देखेंगे। तो ये क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, क्रिटिकल यूज केस होते हैं, जहाँ पर स्ट्रिक्ट कंडीशंस हो, स्ट्रिक्टनेस हो, है ना। तो उस केस में हम लोग फिर जो ओवरलैप सेक्शन में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कहाँ इंटरसेक्शन कर रहा है, हम सेफ कंडीशन देखते हैं, क्या देखते हैं, सेफ कंडीशन। जैसे अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, आपने डेटा एनालिसिस करके बता दिया नहीं आपको ये ओवरलैप कंडीशन में आपको पैसा मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो उस केस में अगर किसी ने मान लो सपोज करोड़ों रुपए लगा दिया और उसको लॉस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो जब भी इस तरह की बात आती है जिसमें फाइनेंशियल कंडीशन में डेटा आपको पता है, आपके पास डेटा है और कुछ फाइनेंशियली कोई मतलब कोई स्ट्रोक खेलने जा रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली, और आपको पता है वो बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो बड़े अमाउंट के केस में आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, मतलब जब डायलेमा कंडीशन है ये नहीं कह सकते कि आपको पैसा मिलेगा, चांस है 50-50, ये भी नहीं कह सकते।
अगर आप पे कोई कंपनी आप पे भरोसा करके अपना डेटा दे रही है तो आप उसको एक सेफ कंडीशन बताओगे। उनसे आप पूछ सकते हो कि सेफ कंडीशन बताएं कि आप डायलेमा की कंडीशन के साथ, ठीक है। डायलेमा की कंडीशन के साथ है तो आप ये पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन डायलेमा कंडीशन नहीं है तो उस केस में आप सेफ पॉइंट बताएंगे कि ये सेफेस्ट पॉइंट है। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पीडीएफ का यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। इसका यूज़ करते हैं, पीडीएफ का यूज़ करते हैं। और हमेशा कोशिश करते हैं ऐसा फीचर सेलेक्ट करने का जिसमें ये ओवरलैपिंग कम हो। जैसे अभी हम लोगों ने पेटल लेंथ किया है, पेटल विड्थ का एक बार करके देखते हैं। तो पेटल लेंथ, पेटल विड्थ को भी एक बार करके देखते हैं। सॉरी, तो पेटल लेंथ के केस में देखो, हमारा ओवरलैपिंग सेक्शन कुछ कम है, कुछ कह नहीं सकते, श्योर नहीं कह सकते, बट यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हो गया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हो गया है किसका। लेकिन अभी भी हम लोग सेफ कंडीशन में, हम लोग यहाँ पर ओवरलैपिंग कहीं कुछ नहीं हो रही है तो सेफ कंडीशन में ओवरलैपिंग, मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी चलेगी। मतलब यहाँ पर जो जितने पॉइंट थे वो मीन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए, मीन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए पेटल विड्थ के केस में। ठीक, तो यहाँ पर सेटोसा के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, लेकिन वो सेफ है, एकदम सेफ है। प्रॉब्लम क्रिएट हुई लेकिन सेफ है, आप चूज़ कर सकते हो, इसको चूज़ कर सकते हो जब तक ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये भी आप पेटल लेंथ को भी यूज़ कर सकते हो। एक बार सेपल विड्थ और सेपल लेंथ को एक बार देखते हैं। ओके, सेपल लेंथ के केस में पूरा हॉच पॉच है। ठीक है, इवन मीन जो वैल्यूज़ हैं वो भी इनके जो है, जैसे ये क्रिटिकल सेक्शन में यहाँ पर लगभग आ गया है इसका जो मीन है। ठीक है, तो सेपल लेंथ के केस में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। सेपल लेंथ के केस में हम कुछ नहीं बता सकते कि क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए, किस बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर करने के लिए कहेंगे। और एक और हम लोग देखेंगे क्या, सेपल वेट। ओके, अगेन ये भी टोटली ओवरलैप्ड है। अच्छा, इस ओवरलैप का मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, जो सेपल है, जो लीफ सेपल थी आपकी, उसका आप जो चाहे सेटोसा हो, चाहे वर्सिकल हो, चाहे वर्जीनिका हो, सबकी सेपल विड्थ बराबर है, लगभग बराबर है। इस ग्राफ से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से सेपल लेंथ भी, जो सेपल लीफ थी उसकी लेंथ भी तीनों फ्लावर में बराबर है। और जो पेटल लेंथ है वो ही वैरी कर रही है। पेटल लेंथ में सेटोसा में सबसे छोटी है, वर्सी कलर में उससे थोड़ी सी बड़ी है, और वर्जीनिका में उससे बड़ी है। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है इस डेटा की एनालिसिस से और प्लॉटिंग से। ठीक, तो ये तो था हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मदद से हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग और कुछ एनालिसिस कर सकते हैं और थोड़ी अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ड्रॉ करते हैं, समझते हैं कैसे वो काम करता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो क्यूमुलेटिव, अगर सम आपको पता होगा क्यूमुलेटिव सम क्या होता है, तो उस केस में आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यूमुलेटिव में क्या करते हैं, प्रीवियस में जितना कुछ भी है सबको ऐड करते हुए चलते हैं क्यूमुलेटिव के केस में। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। पहले एक बार इसको ड्रॉ करते हैं फिर देखते हैं। ओके, हैंग कर गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए दो चीज़ें ड्रॉ की है, पीडीएफ भी ड्रॉ किया हुआ है, और कुछ प्रॉब्लम कर रहा है।
पीडीएफ और सीडीएफ दोनों ड्रॉ किया हुआ है। और कैसे किया हुआ है, एनपी डॉट हिस्टोग्राम से पहले हम लोगों ने हिस्टोग्राम की दो चीज़ें निकाली, बिन्स निकाले, काउंट्स निकाले, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पास किया है पैटर्न लेंथ का, हम लोग क्या कर रहे हैं, पीडीएफ ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ पर अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हम लोगों ने तीनों का पीडीएफ ड्रॉ किया था। अब की बार हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं पीडीएफ, सिर्फ और सेटोसा का पीडीएफ और सीडीएफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। बाद में तीनों का करके देख लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कि आखिर ये सीडीएफ क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ सेटोसा क्लास के फ्लावर का पेटल लेंथ का सीडीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। और कैसे निकाल लें, सबसे पहले तो हम पीडीएफ निकाल लें। क्या कर रहे हैं, पीडीएफ निकाल लें। ओके, यहाँ पर फॉर्मूला भी है, पीडीएफ भी में भी यहाँ पर समझ में आ जाए कैसे निकाला गया, ठीक। तो सबसे पहले डीएफ पेटल लेंथ हमने निकाल ली है, किसकी, आयरिस सेटोसा फ्लावर की। टोटल 10 बिन हम लोग निकाले हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू हमने 2 कर दिया। तो जो डेंसिटी हम लोगों ने प्लॉट की थी ऊपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, जो डेंसिटी थी, डेंसिटी इन द सेंस मीन के आसपास कितने वैल्यूज हैं। डेंसिटी का मतलब ये है कि ये जो हमारा मीन है, इस मीन के आसपास कितने हमारे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब सेपल लेंथ एग्जिस्ट कर रहा है, पेटल लेंथ जो भी। तो जितना ये नैरो होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। नैरो मतलब ये जो स्प्रेड जो हमने बोला था कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है, जितनी कम होगी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक। बात करनी है डेंसिटी के बारे में, तो इसके बारे में चिंता नहीं करना है आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल हम लोग पीडीएफ और सीडीएफ की बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, एनपी डॉट हिस्टोग्राम, किसी से भी बना सकते हो, पेंडा से भी बना सकते हो, किसी से बना सकते हो। तो हिस्टोग्राम बेसिकली दो चीज़ें रिटर्न करके देता है, एक तो बिन, और हर एक बिन में कितने पॉइंट है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ मिलेगी, नंबर ऑफ बिन्स और हर एक बिन में कितने पॉइंट है, ठीक है। और बिन की बाउंड्री, जैसे बिन की बाउंड्री भी डिसाइड होगी ना कि भाई पहला बिन कहाँ से लेके कहाँ तक है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक है, तीसरा कहाँ से कहाँ तक है। तो वो चीज़ यही है, बिन एजेस है, बिन एजेस है, कौन सा पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, ठीक। तो ये बिन एजेस है और ये काउंट्स है, मतलब पहले बिन में कितने पॉइंट है, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, चौथे में कितने, इस तरीके से, ठीक है। अब जो हमारा एरे आया होगा, काउंट्स नाम का जो एरे आया होगा, उस काउंट को अगर हम लोग टोटल काउंट से डिवाइड कर देते, वही हमारा पीडीएफ होता है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। टोटल काउंट्स क्या होगा, पहले यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, काउंट टोटल हमने प्रिंट किया हुआ है कि जो पहला बिन है उसमें टोटल इतने काउंट हैं, दूसरे बिन में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, इस तरीके से, ठीक है। अब इनका टोटल सम निकाला हमने, ठीक। और काउंट से, हर एक काउंट से डिवाइड कर दिया, मतलब इसको डिवाइड किया, पहले पहले पॉइंट को डिवाइड किया इन सबके काउंट से, सम से, मतलब इन सबके सम से। फिर इसको हमने सबके सम से डिवाइड किया, इसको हमने सबके सम से डिवाइड किया। तो इस तरीके से हमें पीडीएफ निकलता है। जाहिर सी बात है, डिवाइड करोगे तो स्मूथनेस होगी। फिर ये जो हमारा पॉइंट इसीलिए लेस हो जा रहा था क्योंकि हम इस पॉइंट को इन सबके सम से डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से हमारा क्या हो जा रहा था, ये जो हिस्टोग्राम से हमारा छोटा हो जा रहा था, ठीक। तो और कहीं कहीं जैसे अगर काउंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हुई और सम की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो ये वाला पॉइंट हमारा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से छोटा हो जा रहा था। यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा थी और सम की वैल्यू कम हो गई थी, तो इस वजह से ये हमारा जो हिस्टोग्राम है ऊपर था, ठीक। तो पीडीएफ बेसिकली कैसे निकाला जाता है, जितने भी हमारे हर बिन में काउंट्स हैं, हर काउंट को हम लोग टोटल काउंट के सम से डिवाइड कर देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, पीडीएफ होता है, ठीक। यहाँ पर प्रिंट करते हैं एक बार पीडीएफ भी, ओके, प्रिंट नहीं हुआ। ओके, ये रहा पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वैल्यू से हमारा ये क्या है, कम है, ठीक है। कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, पीडीएफ ड्रॉ होता है, ठीक। और बात करें क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव सम के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फंक्शन दे दिया गया है, np डॉट कम सम, ठीक है, np डॉट कम सम। इसको भी हम लोग एक बार प्रिंट कर लेते हैं, सीडीएफ को भी, तो हमें समझ में आएगा सीडीएफ क्या चीज़ है। सीडीएफ
कॉमा। तो ये हमारा क्या है, CDF, ये PDF है, ये CDF है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि PDF क्या चीज़ है, CDF क्या चीज़ है। PDF में हम लोगों ने क्या किया था, जितने भी काउंट हैं उनको टोटल सम से डिवाइड किया था, तो हमारे PDF निकल आए थे। क्यूमुलेटिव में हम क्या करते हैं, प्रीवियस सबका सम करते चलते हैं। इनिशियल हमारा 2 था, PDF 2 डाल दिया। नेक्स्ट PDF हमारा 2 था, तो प्रीवियस में जितना कुछ भी था वो इसमें ऐड करके यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, तो 2 + 2 0.4, ठीक 0.04। इसी तरीके से नेक्स्ट PDF हमारा 4 है, तो 4 + 4 8, 14 +8 22। इस तरीके से हमारा क्या कैलकुलेट होता है, CDF होता है। तो इसका एक्चुअल रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या, मतलब अपने इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग CDF का यूज से हम क्या बताना चाह रहे हैं इसको समझते हैं, मतलब इसका यूज क्या है, CDF को हम लोग क्यों क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जूम करने पे थोड़ा सा ये स्क्रॉलिंग नहीं हो रही है, तो अभी फिलहाल इतने में ही करते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे PDF और CDF की। PDF के केस में हम लोग क्या बता रहे हैं कि हिस्टोग्राम, बेसिकली ये हिस्टोग्राम की स्मूथनेस ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हिस्टोग्राम को हम लोगों ने स्मूथ करने की कोशिश की है, ठीक। CDF क्या चीज़ है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये देखते हैं। PDF से हम ये इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे कि 1.2 पेटल लेंथ के टोटल कितने फ्लावर हैं, ठीक है। वो यहाँ से डिसाइड हो रहा था टोटल कितने, अराउंड, अगर ये 0.0 है तो, और ये 2 के डिफरेंस में है तो कितना होगा, लगभग लगभग ये 0.01 के अराउंड, ठीक है, मान लेते 0.01, ठीक है। तो ये 0.01 मतलब टोटल जो 1.2 पेटल लेंथ के जो फ्लावर हैं टोटल कितने हैं, 0.01 के अराउंड, ठीक है। पॉइंट वो यहाँ पर हमारा क्या है, टोटल 1 तक के गया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ये कहाँ सम से डिवाइड किया है, इसलिए एक से ज़्यादा तो कभी जाएगा नहीं है, ठीक। एक से ज़्यादा ये कभी नहीं जाएगा, 0 से लेके 1 तक ही रहेगा। आ, इससे नहीं, हम लोग इससे समझते हैं, वो जहाँ हम लोगों ने डिवाइड नहीं किया है। क्यूमुलेटिव सम के केस में तो जाएगा ही जाएगा, एक से ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम बता रहे थे क्या कि इस पेटल लेंथ के टोटल कितने हमारे फ्लावर हैं, इस पेटल लेंथ के टोटल हमारे कितने फ्लावर हैं, इस पेटल लेंथ के हमारे कितने फ्लावर हैं, ये चीज़ हम डिसाइड कर रहे थे। तो ये हमारा सिर्फ सेटोसा का ग्राफ है, इसके बारे में भूल जाते हैं, ठीक है, ये हमारा सेटोसा ग्राफ है, ठीक। तो यहाँ से हमें बस इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि इस पर्टिकुलर लेंथ, पेटल लेंथ के टोटल कितने फ्लावर एग्जिस्ट कर रहे हैं सेटोसा से बिलोंग करते हुए, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। बस यहाँ पर जो स्केलिंग हो गई है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, स्केलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, बस इतना समझते हैं कि जो हमारा हिस्टोग्राम है वो बस बताता है कि उस पर्टिकुलर लेंथ पे टोटल कितने फ्लावर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बताता है एग्जैक्टली ये देखते हैं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन किसी पॉइंट पे ये बताता है कि इस पर्टिकुलर लेंथ तक हमारे टोटल कितने परसेंट फ्लावर कवर हो गए सेटोसा के। जैसे अगर इस पॉइंट की बात करें, 1.5 की बात करें, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट होगा यहाँ पर, मतलब 60, अगर ये 70 या 75 7 हो जाएगा, 75 मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे 1.5 पे ये जो वाई एक्सेस की वैल्यू वो है 75 है, 0.75, ठीक। तो ये बता रहा है कि जो सेटोसा के फ्लावर थे उनकी पेटल लेंथ जिनकी 1.5 थी, जिन फ्लावर की पेटल लेंथ 1.5 थी, वो मैक्सिमम फ्लावर मतलब 75% फ्लावर जो थे वो 1.5 के अंदर आते हैं। फिर से बताते, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ठीक। जो सेटोसा की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेटोसा के 75% फ्लावर, 75% फ्लावर की जो पेटल लेंथ है 1.5 है, वो हमें कहाँ से पता चल रही है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, ठीक है। मतलब y के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो हमें ये बता रहा है कि कितने परसेंट फ्लावर
जितने ज़्यादा परसेंट के फ्लावर होंगे उससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ ठीक है। एक तो मीन से ये पता चल रहा था कि मैक्सिमम की हमारी क्या है, मीन से ये पता चल रहा था मैक्सिमम की जो पेटल लेंथ है वो समथिंग लाइक दिस है, ठीक है। बट क्यूमुलेटिव से हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल मतलब टोटल परसेंटेज हमारा 1.5 से लेस है, पेटल लेंथ 1.5 से लेस है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे जैसे 1.7 पे गए तो यहाँ पर सपोज मान लेते हैं 90%, मतलब सेटोसा क्लास के 90% फ्लावर की जो पेटल लेंथ है वो 1.7 से कम है। इसी तरीके से यहाँ तक जाएंगे तो हमारा 100% फ्लावर, 100% फ्लावर की जो पेटल लेंथ है 1.9 से कम है। ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इसीलिए 0 to 100 को शो कर रहा है, 0 to 100 डिस्प्ले कर रहा है, ठीक। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि आखिर कितने परसेंट फ्लावर जो है किस पर्टिकुलर लेंथ तक बिलोंग कर रहा है। मतलब सेटोसा ब्रांच के सेटोसा क्लास के 100% 1.9 से लेस है। अगर इसको हम लोग लेके चल रहे हैं सपोज अगेन 90% लेके चल रहे हैं तो 1.8 जो है वो 80% है या 90% है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ परसेंटेज बताता है कि आखिर कितने परसेंट जो पॉपुलेशन या उसको बोल सकते हैं डेटा पॉइंट्स हैं उनका पेटल लेंथ या फीचर वैल्यू हमारी इससे लेस है या इससे ज़्यादा है या लेस है, कुछ भी बता सकते हैं। जैसे ये भी बता सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 30% जो फ्लावर है उनकी लेंथ हमारी क्या है 1.5 से ज़्यादा है, ये बता सकते हैं। तो इस तरीके एनालिसिस के लिए भी हम लोग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई गेम की अगर बात कर रहे हैं कि किस एज ग्रुप ने सबसे ज़्यादा खेला है, उसके लिए तो हम क्या करेंगे मीन निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कर में मीन निकाल लेंगे इसने सबसे ज़्यादा खेला है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कितने परसेंट मतलब जो टोटल गेम खेलने वाले लोग थे उनमें से 80% किस एज ग्रुप के हैं, किस एज ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। 80% मतलब जितने सब लोगों मतलब जितने लोगों ने भी खेला उसको 100% अगर बोल रहे हैं तो उसमें से 80% किस एज ग्रुप के थे, मतलब किस एज तक आते थे। तो सपोज उसका रिजल्ट निकल के आता 35। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, प्राइस एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का भी काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं जिनका यूज़ हम लोग एनालिसिस के लिए करते हैं, जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, क्वार्टाइल हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएशन हो गया। ये सब के सब एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं, कुछ भी इसमें नहीं बचता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वैसे मशीन लर्निंग का पोर्शन नहीं है, उतना नहीं है। लेकिन हाँ अगर डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है तो मशीन लर्निंग के लिए भी। लेकिन जितने भी मैक्सिमम इंजीनियर होते हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बट इनको नहीं करना चाहिए, ठीक है, इनको नहीं करना चाहिए। तो ये है ऑल अबाउट क्या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब आज के लिए इतना ही रखें कि और देखें। हेलो, अच्छा असाइनमेंट कोई कर रहा है? एरर आया है उसमें।